Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द फ्रेंड में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हमारा ये स्पेशल साप्ताहिक शो लेकर, जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। इस शो पे जैसे कि आप जानते हैं, हम उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं अपने सवालों के द्वारा। तो चलिए शेखर, आज के एपिसोड की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, एकदम T20 की तरह से बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। बिल्कुल शेखर, पावर प्ले शुरू हो जाए। हाँ जी, चलिए सबसे पहला सवाल आ रहा है गर्वित भारद्वाज का। हमें हिमाचल को लेकर कई सारे सवाल आए हैं। इनका सवाल है, बोल रहे हैं कि हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बगावत देखी है। सीएम सुक्खू पर सत्ता को नियंत्रित या केंद्रीकृत करने के आरोप है, लेकिन वह अपने ही विधायक को संतुष्ट करने में विफल रहे। ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि भाजपा उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मजबूत संबंध है, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हुई। क्या कांग्रेस नॉर्थ में अपनी एकमात्र सरकार खोने जा रही है हाईकमांड के खराब नेतृत्व के कारण, जो राज्य स्तर पर अपने ही नेता को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है? क्योंकि हिमाचल में एक सत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है और दूसरा विद्रोह चाहता है, लेकिन कोई भी पार्टी के भीतर अनुशासन नहीं चाहता है। देखिए, इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो ठीक है, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका वहाँ पे वर्चस्व है, जानते लोग उनको, लेकिन वो इसलिए क्रॉस वोटिंग नहीं हुई कि उनकी अपनी वहाँ पे गुडविल है जी। ये इसीलिए हुआ कि हाईकमांड, जो बीजेपी की हाईकमांड है, उससे जो एक तरीके होते हैं समझाने के, जिसको हम परसुएसिव रिसोर्सेज कहते हैं, वो है जी। और दूसरा ये कि लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें विचारधारा जो है, आइडियोलॉजिकल ग्लू जो है, विचारधारा की जो जोड़ने की शक्ति है, वो इतनी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी टूटती रहती है, लोग निकलते रहते हैं। और कई आप देखें कि कुछ कुछ समय में बीजेपी में जाते हैं या उन्होंने टूट के पार्टियां बनाई हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी थी, वाईएसआरसीपी भी कांग्रेस पार्टी थी, जगन की, शरद पवार की भी कांग्रेस पार्टी थी। तो उसका जो आइडियोलॉजिकल ग्लू है वो इतना मजबूत नहीं है, वो फेविकॉल नहीं है जी। वो ऐसे है कि थोड़ी सी बारिश आई और धुल गया जी। तो ना वो वाटर प्रूफ है, ना वो विंड प्रूफ है, ना वो हीट प्रूफ है। ये सच्चाई है। तो उसमें एक और उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है कि जब कहीं सत्ता आती है तो फिर हर आदमी सोचता है कि मुझे ही सत्ता मिले, और जिसको ना मिले, हर जगह 3-4 उम्मीदवार होते हैं, जिसको ना मिले वो बाकी नाराज हो जाते हैं जी। जो नाराज हो जाते हैं तो वो पार्टी की, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं कि में यकीन, इतना कमिटमेंट नहीं होती, वो फिर वही खेल खेलने शुरू कर देते हैं। तो कहीं कहीं मैनेज किया, जैसे पिछली बार हुआ था मध्य प्रदेश में। पिछली बार का मतलब 2018 में जी। तो मध्य प्रदेश में उस समय कमलनाथ को बनाया, लेकिन सिंधिया नाराज ही रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज ही रहे, नाराजगी खत्म नहीं हुई, फाइनली तोड़ दिया जी। राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाया, कुछ सचिन पायलट को भी दिया, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, अंत तक चलता ही रहा जी। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बाहर रहे, लेकिन बघेल को दिया, वो भी एक खींचातानी चलती रही और हमेशा ही अटकल लगी रही कि कब छोड़ के जाएंगे। ये दोनों तो छोड़ के नहीं गए, लेकिन सिंधिया तो छोड़ के चले गए। ऐसे ही अगर कर्नाटका में देखें तो वहाँ भी डीके शिव कुमार भी चाहते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, और सिद्धरामैया क्योंकि वरिष्ठ हैं और ये भी लगता है कि वोट ज़्यादा उनका था तो उनको दिया गया, लेकिन डीके शिव कुमार को कुछ कुछ दे के, कुछ लॉलीपॉप, कुछ झुनझुने, वो सब दे के उनको चुप किया गया थोड़ा। लेकिन कब तक रहते वो देखने की बात है। 5 साल वो इंतजार करेंगे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर कोई जो राजनीति में आया है वो तीर्थ यात्रा पे नहीं आया है, वो सत्ता के लिए आया है। और या जैसे बीजेपी है या लेफ्ट है, उन पार्टियों में आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए आया है। देखिए, एक छोटी सी बात है कि 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें रह गई थी, 2 सीटें, राज्य भी कोई नहीं था देश में। उस समय भी बीजेपी के लोग छोड़ के भाग के नहीं गए उसको, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल ग्लू जो मैंने बोला, आइडियोलॉजिकल फेविकॉल, वो उसका बहुत मजबूत है, कांग्रेस का नहीं है जी। तो एक तो इसमें ये बात है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमांड, अब हाईकमांड क्या है,
क्या राहुल गांधी हाई कमांड है? उनकी तो कोई पोजीशन नहीं है। क्या खड़गे हाई कमांड है? तो अब खड़गे को अब कौन लोग मानते हैं कि खड़गे की बात, अगर खड़गे कमिटमेंट दे दे कि भाई अभी तुम सुखू को रहने दो, 2 साल के बाद हम तुम्हें बना देंगे, तो कोई मानेगा नहीं उस बात को। तो कांग्रेस पार्टी को, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांग्रेस पार्टी का जैसे एक लोटा होता है, उसका जो पैंदा होता है लोटे के नीचे नहीं, कहीं साइड पे है। तो कांग्रेस पार्टी की पावर तो है राहुल के पास या सोनिया के पास, उसके थ्रू, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो फॉर्मली इंचार्ज है वो खड़गे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा में लगे हुए हैं। तो ये अभी देखिए, सबसे पहले आप दुनिया भर को कुछ कुछ करने चले गए, अपने घर में तो ताला लगाइए, ठीक से सिक्योर कीजिए, ताला लगाइए, ऊपर से सीसीटीवी कैमरा लगाइए, फिर किसी की ड्यूटी लगाइए कि सीसीटीवी कैमरा को देखता रहे कि यहाँ चोरी ना हो जाए, सेंध ना लग जाए। लेकिन आपके खुद के घर में सेंध लगे जा रही है, आप यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए एक बार मैंने कहा भी था, मैंने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था कि कई बार ये कुछ ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं, कुछ ऐसे जो नेतृत्व है, कुछ ऐसे है जैसे कि वो दिलीप कुमार का गाना और सारा बानो की फिल्म का गाना था, सगीना फिल्म थी, मेरे ख्याल 69 या कुछ ऐसे उस समय की कभी होगी, हम छोटे थे उस समय। तो उसमें एक गाना था, आग लगी हमरी झुपड़िया में हम गावई मल्हार, देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार। तो अपनी झुपड़िया में आग लगी हुई है, आपकी झोपड़ी में आग लगी हुई है, और आप दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो वही हो गया ना कि आग लगी हमरी झुपड़िया में हम गावे मल्हार। तो पहले अपनी झुपड़िया तो संभालिए आप जी। तो कांग्रेस पार्टी में जो हाईकमांड है और जो कंट्रोल है और जो कम्युनिकेशन है, कंट्रोल मैं कहूँगा एक बड़ी बात होती है, अलग बात होती है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये चीज़ मैंने मैनेजमेंट के तजुर्बे के साथ भी अपनी सीखी है। शुरू से नहीं कोई सीख के आता नहीं ऊपर से, लेकिन समय के साथ साथ सीखी है कि इंसान किसी चीज़ का भूखा हो या ना हो, लेकिन एक तारीफ का भूखा होता है जी। तो कोई अच्छा काम करे, आपने शाबाश बहुत अच्छा किया, इसको पंजाबी में हम लोग कहते हैं, अरे भाई उनको हल्ला शेरी दो, उन्होंने हल्ला शेरी दो। आप पंजाबी तो समझ जाएंगे, पंजाबी नहीं है तो हल्ला क्या होता है और शेरी क्या होता है आप समझ जाएंगे। तो आपको इनकरेज करना है लोगों को, और वो लीडरशिप को, नेतृत्व को चाहिए कि लगातार करता रहे जी। अगर नेतृत्व आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाए और फिर सिर्फ 5 शब्दों के व्हाट्सएप भेज के या सिंगल पर मैसेज भेज के या 20 सेकंड की फ़ोन पे बात करके, तो वो नहीं चलता है। क्योंकि जो राजनीति है ये एक टची फीली भी मामला है। तो एक पार्टी को चलाना, वो भी ऐसे समय जबकि आपके पास केंद्र में सत्ता नहीं है, आपके जो नेता हैं राज्यों में, उनको बहुत एजेंसीज का सामना करना पड़ता है, सबको डर भी है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, सबका डर होता है। तो ऐसे में आपको अपनी पार्टी को इकट्ठा रखना, अपने ट्रूप्स को इकट्ठा रखना, अपनी सेना को छिटकने नहीं देना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इस समय कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो उसका नेतृत्व है, उसका संभाल नहीं पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शिखर, अगला सवाल आ रहा है सूरज का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं बिहार, हिमाचल, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में हाल ही में जो हुआ उससे ऐसा लगता है कि भाजपा अब नैतिकता का ढोंग भी नहीं करना चाहता। वो खुले तौर पर खरीद फरोख्त और गैर कानूनी हथकंडों से बस सभी जगह सरकार में आना चाहती है। क्या आज की राजनीति में नैतिकता की जगह समाप्त हो चुकी है? क्या जनता ने नेताओं को नैतिकता के तराजू में तोलना बंद कर दिया है, या जनता सब जानते हुए भी बस विकल्प के अभाव में भाजपा को माफ किए जा रही है? देखिए, जनता ने बहुत समय से नैतिकता के नाम पे बहुत वोट नहीं दिए जी। सब लोग बात तो करते हैं कि शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया जब वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कहते ही हैं। अब आप शास्त्री जी का परिवार ही देख लें, तो अब तो तीसरी पीढ़ी हो गई, वो भी कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, उसके लिए वही बनता है, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, है ना। तो वो भी नैतिकता, अब देखिए कहाँ नैतिकता है। लोग उसके लिए जिस पार्टी में होंगे उसके हिसाब से वोट देंगे, अगर उस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो देंगे। तो जनता बहुत प्रैक्टिकल है, जनता सिर्फ नैतिकता नहीं देखती है, जनता देखती है कि ये सरकार, ये पार्टी मेरे लिए क्या कर रही है। दूसरी बात, ये सरकार, ये पार्टी मेरी तरफ की, चाहे मेरे धर्म की, चाहे मेरी जाति की, अब को पसंद ये बात आए ना या ना आए, लेकिन एक हकीकत है, यथार्थ है, इससे आप दूर जा नहीं सकते। तो हर पार्टी को अपना फॉर्मूला बनाना होता है कि वो कैसे वोट इकट्ठे करे। उसमें सब चीज़ होती है। उसके अंदर आपके ट्रांजैक्शनल इश्यूज भी होते हैं कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुफ्त बस ट्रैवल दे रहे हैं, आप मुझे मुफ्त बिजली दे रहे हैं, आप मुझे PM किसान दे रहे हैं, ये सब बातें भी होती हैं।
दूसरी जो सॉफ्ट चीज़ें होती है, कल्चर जिसे कहते हैं, सॉफ्ट कल्चर आइडेंटिटी, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप इतने वोट इस नाम के, इतने वोट इस चीज़ के, इतने वोट इस चीज़ के, उसका जो क्रिटिकल मास होता है वो वोट्स का इकट्ठा करना होता है जी। क्योंकि देखिए, मोदी जी की जब 303 सीटें भी आई तब भी उनके पास 37.5% ही वोट आए थे। तो 62.5% ने तो फिर भी उनको नहीं दिया था, लेकिन वो 37.5% इकट्ठा करना, ये राजनीति की एक चुनौती होती है जो बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी अभी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी की 20% वोट आ रहे हैं, 2014 में भी 19 में भी, ठीक है 19.5% कर लीजिए, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया था, 19.5%। अगर 19.5% को वो 25% कर दें तो फिर भी एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन वो एनडीए की सरकार होगी जी। फिर बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी 2 इलेक्शन के बावजूद, 10 साल के बावजूद, वो 19.5% को सिर्फ 25% भी नहीं कर पा रही है। तो राजनीति कोई आसान खेल नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए दिमाग भी बहुत चाहिए जी। तो वो सब अगर दूसरी साइड के पास ना हो तो आप फिर जीतते ही जाएंगे। उसके अलावा जहाँ नैतिकता की बात है, जब आपके पास सत्ता है तो फिर साम दाम दंड भेद, ये नई बात नहीं है कि नैतिकता का किसी ने पालन नहीं किया। ये ठीक है कि जो पहले कुछ स्केल पे होता था, अभी इंडस्ट्रियल स्केल पे हो सकता है, वो सिर्फ स्केल का फ़र्क है, वो उसमें कोई सिद्धांत का फ़र्क नहीं है। शिखर, अगला सवाल अमर्त्य रे का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे अजीत पवार और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन कितना टिकाऊ है, और आप अर्स्टवाइल टॉप कांग्रेस नेताओं के भाजपा से बड़े पैमाने पर पलायन का कितना रिस्क मानते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप पार्टी की विनाशकारी विफलता हो सकती है। देखिए, दूसरी बात जो आपने कही है तो बहुत दूर की बात है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी कल को कमज़ोर हो जाए, उसके पास सत्ता ना आ रही हो जी। तो इन लोगों का ये बेपैंदी के लौटे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी में विचारधारा के लिए तो नहीं गए हैं, सत्ता के लिए गए हैं। और कांग्रेस में विचारधारा के लिए नहीं छोड़ी, मतलब यह कि अभी साफ है कि कांग्रेस में विचारधारा के लिए नहीं थे, आइडियोलॉजी के लिए नहीं थे, और बीजेपी में नहीं है। और जो इंसान एक बार एक पार्टी से दूसरी में जा सकता है, और ये कोई कांग्रेस से एनसीपी जाने की बात नहीं है, या बीजेपी से शिवसेना भी मान लीजिए जाने की बात नहीं है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी काफ़ी एक जैसी है। ये बिल्कुल रेडिकली अलग आइडियोलॉजी में जाने की बात है, ये लोग फिर जा सकते हैं जी, तो जी। ये कोई नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन ये तब भी होगा जब लगे कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं है और बीजेपी उनको सत्ता नहीं दे सकती है। क्योंकि वो क्यों छोड़ के गए कांग्रेस से बीजेपी, क्योंकि उन्हें सत्ता के पास जाना है जहां उन्हें कुछ मिल सके। तो कांग्रेस में अभी कांग्रेस की औकात नहीं थी देने की। तो अगर ऐसे कल को कोई ड्रामेटिक चीज़ हो जाए तो आप गारंटी ले सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इसमें से जहां उनको लगेगा फ़ायदा वहां चले जाएंगे। दूसरी बात, बिहार की नीतीश के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी इधर कभी उधर। मैं आज बोलूँ कि नहीं अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन आप देखिए कि लालू यादव वगैरह भी बड़े ध्यान से बात करते हैं, उनको कभी ज़्यादा बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि क्या भरोसा कल को फिर अपने पास लेना पड़ जाए। तो नीतीश जो हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी हो चाहे उनकी राजनीति हो, वो फाइनेंस में या मार्केट्स में एक टर्म होती है फंजिबल। जब एक चीज़ पैसे में फंजिबल है या पैसा किसी चीज़ में फंजिबल है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी राजनीति है, वो बिल्कुल सत्ता में फंजिबल है जी। कि जो उनकी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसे सत्ता मिल जाए तो वो सब एडजस्ट हो जाती है उसके अंदर। तो वो एक अलग तरह के एक फिनोमेनन है भारतीय पॉलिटिक्स में, जो इस समय उनके जैसा कोई नहीं है। अगला सवाल, इनका यूज़र नेम है आकाश पॉटर, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं भारत के एक पार्टी एक आइडियोलॉजी ऑटोक्रेटिक राज्य बनने पर ध्रुव राठी के हालिया वीडियो पर आपके क्या विचार है? कि हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता संकेत है कि भारत पहले से कहीं अधिक ऑटोक्रेटिक हो गया है? देखिए, ये अगर भारत में समस्याएं हैं, भारत की लोकतंत्र में भी बहुत समस्याएं हैं, और अगर आप प्रिंट को पढ़ेंगे, द प्रिंट को, तो उसमें बहुत उसके एस्पेक्ट हैं, बहुत उसके पहलू हैं जिनके बारे में हम बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं जी। अब मैंने वो उनका वीडियो देखा नहीं है, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, इतना पढ़ना होता है, इतना देखना होता है, आपकी सेवा भी काफ़ी करनी होती है, क्योंकि रोज़ एक कट तक लेटर है, हफ्ते में एक नेशनल इंटरेस्ट है, फिर उन सब उसका वीडियो है,
फिर हेडलाइंस के पीछे, तो ये सारे काम करने होते हैं, तो हर चीज़ देखी नहीं जाती, बीच में कभी कभी कोई पिक्चर भी देखनी होती है। और सबसे बड़ी बात आजकल 5 दिन टेस्ट मैच, 5 दिन तो खैर होता नहीं आजकल, पर 3.5-4 दिन टेस्ट मैच भी देखना होता है सारा दिन, तो उसमें मुझे देखने का मौका नहीं लगा। लेकिन ये बात है कि बहुत बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, और जो मैंने सुना उन्होंने सवाल उठाए हैं, और हालांकि वो भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये वीडियो करना और भारत में देखा जाना और उसके ऊपर डिस्कशन होना, बहुत लोग उसके समर्थन में बोले, बहुत उसके खिलाफ बोले, एक डिबेट बनी उसके ऊपर, और मेरे ख्याल 10 लाख से ऊपर तो मैंने कल परसों देखा था लोग देख चुके। तो ये दिखाता है कि अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है जी। तो लोकतंत्र में चुनौतियां हमेशा रहती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज़ चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। अब देखिए पाकिस्तान में, हालांकि पाकिस्तान का उदाहरण एक चीप चीज़ है करना, लेकिन उन लोगों ने अब ये सोशल मीडिया वगैरह चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया है जहाँ पसंद ना आए। तो मैं ना तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उदाहरण से या किसी को आइडिया मिल जाए, और दूसरा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या पाकिस्तान का सिस्टम हमारे लिए अच्छा कंपैरिजन के लिए नहीं है, तुलना के लिए नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कहा। लेकिन आप समझेंगे कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर कोई टोटल डिक्टेटरशिप हो तो आप देखिए चीन टोटल डिक्टेटरशिप है। आप देखिए अभी कट क्लटर, कल मैंने बात की थी सना हाशमी जो हमारी कॉलमनिस्ट हैं, चीन के ऊपर लिखती है कॉलम हमारा आई ऑन चाइना, और रहती हैं ताइवान में, ताइपे में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाइना में सोशल मीडिया फॉलो करती हैं? उन्होंने कहा मैं करती हूँ बड़ा क्लोजली, क्योंकि वो भाषा जानती हैं चाइना की। लेकिन उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया में भी वहाँ आता है वो भी एक तरह से जो सरकार चाहती है वही आता है, तो सबको पता है वहाँ पे। तो ये मतलब समस्याएं हैं, पर ऐसी भी नहीं। अगर इतना लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो मैं भी यहाँ बैठ के आपके सामने नहीं बोल सकता था। शेखर, और बड़ी बात, आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आप मेरे से सवाल कैसे पूछते कि शेखर गुप्ता क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? उसी से आपको समस्या हो जाती, मुझे होती कि नहीं। चलिए शेखर, अगला सवाल क्रिकेट पर लूँगी। कई समय से हमें क्रिकेट से जुड़े सवाल नहीं आ रहे थे। नेहा सिंह का सवाल है, बोल रही है इंडिया सीरीज़ जीत चुकी है और अब साफ हो गया है कि भारत में उसे कोई नहीं हरा सकता, इंग्लैंड भी नहीं हरा पाया। क्या बाहर भी वो ये कमाल दिखा सकती है? और दूसरा, ईशान और श्रेयस अय्यर को लेकर कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? देखिए पहली बात तो ये है कि भारत देश में बहुत स्ट्रांग रहा है। मेरे ख्याल पिछले, मैंने आज कहीं डेटा देखा, पिछले 70 टेस्ट मैचेस में जो भारत में हुए सिर्फ 4 हारा है, उनमें से एक की सीरीज में हार गया जो पहला टेस्ट मैच है। उससे मुझे बहुत अफसोस है, और वो मैच हम 190 की फर्स्ट इनिंग्स लीड लेके हार गए, एक सेशन खराब खेला तो हार गए। तो भारत घर में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, भारत पिछले कुछ सालों से विदेश में भी जीतता रहा है। भारत ने विदेश में अब काफ़ी समय से सीरीज नहीं हारी है। साउथ अफ्रीका में ड्रॉ करके आए, हालांकि जीतनी चाहिए थी। इंग्लैंड में ड्रॉ किया, हालांकि जीतनी चाहिए थी, हम 2-1 से लीड कर रहे थे उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हराई है, 2 सीरीज भारत में हराई है। तो भारत इस समय दुनिया में बहुत स्ट्रांग टीम है, और सिर्फ ये अपनी गली का शेर नहीं है जी। दूसरी बात, आप देखें ये सीरीज जो भारत जीता है, इसमें भारत के कई की प्लेयर्स नहीं थे। विराट कोहली सब जानते हैं नहीं थे इस सीरीज के अंदर। मोहम्मद शामी इस सीरीज के अंदर नहीं थे। ऐसे ही इस सीरीज में इंजरी से रविंद्र जडेजा बाहर गए, अपने घर में समस्या होने के लिए एक बार, चाहे एक दिन के लिए ही सही, रविचंद्रन अश्विन गए, और केएल राहुल बाहर हो गए क्योंकि हमारे दूसरे एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, ऋषभ पंत बाहर हैं। तो इन सबके बाहर हार्दिक पांड्या बाहर हैं क्योंकि वो उन्होंने अब कहा है कि उनकी जो बॉडी है, जो उनकी हेल्थ है, फिटनेस है, जो उनकी कुछ इंजरीज हुई हैं, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते जी। तो ये जो भारत के स्टॉलवर्ड्स थे, ये बाहर होने के बावजूद ऑलरेडी 4 नए टेस्ट प्लेयर्स इस सीरीज में कैप हो चुके हैं। और मुझे लगता है कोई ताजुब नहीं होगा अगर अब 5वां भी हो जाए धर्मशाला में, क्योंकि अब पाटीदार उसको अगर ड्रॉप करेंगे तो लगता है कि देवदत्त पडिक्कल को खिलाएं, तो 5 भी इस सीरीज़ में कैप हो सकते हैं। उसके बावजूद हराया, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस खुश होने की बात है, और ये दिखाता है कि हमारे यहाँ डेप्थ भी है। और अभी जो बोर्ड ने नए कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में सी लेवल पे सही चाहिए कई फास्ट बॉलर्स रखे हैं, और कई ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिनका नाम हम इतना जानते भी नहीं है, और वो फास्ट बॉलिंग टैलेंट पिकअप किया गया है रणजी ट्रॉफी से। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इस साल के अंत में जो सीरीज़ होंगी सेकेंड हाफ में, वो सीरीज़ दुनिया में बाहर होंगी भारत की, और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि
विदेश में जीतना टेस्ट सीरीज एक जिसको कहते हैं होली ग्रेल है, खास करके जो सेना देश हैं, सेना कहते हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, SENA। तो जो सेना देश हैं वहाँ पे सीरीज जीतना, जब जैसे न्यूजीलैंड में भारत ने सीरीज नहीं जीती कब से, या आप देखें साउथ अफ्रीका में भारत ने सीरीज नहीं जीती कभी भी, इंग्लैंड में भी कुछ समय हो गया, हालांकि पिछली वाली जीतनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें अभी कसर रह गई है, ये पूरी होनी चाहिए। जहाँ तक बात है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की, मैं सब समझता हूँ कि बोर्ड ने ठीक किया है कि जो लोग टेस्ट क्रिकेट के लिए कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं, टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राउंड है, जो नर्सरी है, वो IPL नहीं हो सकता क्योंकि खेल अलग है। वो रणजी ट्रॉफी हो सकता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। अगर आप रणजी ट्रॉफी को सीरियसली नहीं लेते हैं तो सिलेक्टर कैसे जज करेंगे कि आपकी एबिलिटी क्या है। और उसके अंदर जहाँ तक श्रेयस अय्यर की बात है, उनकी फिटनेस कभी डॉजी रही है, कभी ठीक है, कभी नहीं है। और इस समय जो उसके बारे में थोड़ा सा शक आया, वो इसलिए आया कि कुछ लगा बोर्ड को, जो बोर्ड ने जो पढ़ा है, तो अच्छे लोग जानते हैं क्रिकेट के बारे में इंटरनली क्या हो रहा है, उसका आंतरिक बात क्या है, कि ये लगा कि वो पहले बोला इंजरी है और फिर बोला हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाएंगे, तो उन्होंने बोला आपकी इंजरी नहीं है, आप रणजी ट्रॉफी खेलिए। तो फिर रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं गए। अब मैंने सुना है कि रणजी ट्रॉफी जा रहे हैं सेमीफाइनल में खेलने के लिए बम्बई के लिए। पहले किया होता तो शायद ये हालत नहीं होती कि वो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में अच्छा रहा है। विदेश में इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में बहुत स्पिनिंग विकेट के ऊपर जब बाकी भारत के बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन नहीं संभाल पाए थे, तो श्रेयस अय्यर ने संभाला था, उन्होंने मैच जितवाया था बाद में। तो उनकी एबिलिटी, और यहाँ भी स्पिन का मुकाबला है क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स हैं, इस बार वो नहीं कर पाए। तो ये एक तरह की ट्रेजेडी है कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। कुछ लगता है कि कई बार फोकस की कमी भी होती है। तो ये जो टेम्प्रेरी सेटबैक है उनका भी और ईशान किशन का भी, और ईशान किशन के बारे में भी यही सोच है जो बोर्ड की कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। एक IPL, वहाँ पैसा भी है, ग्लैमर भी है, रंग बिरंगे कपड़े भी हैं, और रणजी ट्रॉफी बड़ी बोरिंग है, अलग अलग दूर दूर की जगह जाना पड़ता है वहाँ पे, और लोग भी देखने वाले खास नहीं होते। तो लेकिन अगर आपको टेस्ट में आना है तो आपको रणजी ट्रॉफी में जाना पड़ेगा। जब वो साउथ अफ्रीका से छुट्टी लेके आए थे कि मुझे ब्रेक चाहिए, तो उसके बाद फटाफट रणजी ट्रॉफी खेलनी शुरू कर देनी चाहिए थी। तो ये अच्छा मैसेज जाएगा कि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, और ये मैं तो सब प्लेयर को पसंद करता हूँ, किसी को नापसंद नहीं करता। और ये अब वो गए, औरों को मौका मिलेगा। ईशान किशन नहीं है वहाँ पे तो ध्रुव जुरेल को मौका मिला, लेकिन ये भी अच्छे प्लेयर हैं। कंपटीशन होना चाहिए, और मुझे पक्का यकीन है कि वापस आएंगे। दोनों काफ़ी नौजवान हैं अभी। शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। बोल रहे हैं कि क्या आप पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CTC एपिसोड कर सकते हैं? देखिए, मैं उस फैसले को ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि अभी वो पूरा फैसला जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं है पूर्वा, अभी तो ऑब्जर्वेशंस ही हैं। हाँ, और इंटरिम ऑर्डर है, उसका कॉपी भी अभी तक नहीं आया जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जब वो कॉपी आ जाए तो देखेंगे वो कितना डिटेल्ड है। नहीं तो जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो ज़रूर आपकी बात से आंखों पे, जब भी पूरा ऑर्डर आएगा तो इस पर ज़रूर एक कट द क्लटर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले अपूर्वा को मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लॉक समझने वाली एक अपूर्वा है और एक भद्रा सिन्हा है। तो ये दोनों मिलके मेरी गुरु हैं, यही मुझे बताती हैं कि कैसे एक जजमेंट को, कितनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स होती हैं, कि उनमें से क्या पढ़ूँ और क्या बोलूँ। शेखर, अगला सवाल शशांक श्रीवास्तव का है। बोल रहे हैं क्या आप अधिकांश भारतीय शहरों और यहाँ तक कि इकोलॉजी को परेशान करने वाले स्ट्रे डॉग मेनेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या हमारे पास मौजूद डॉग्स की आबादी के आकार के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण वास्तव में इफेक्टिव और प्रैक्टिकल है? देखिए, ये जो नसबंदी और टीकाकरण है, ये चीन तो है नहीं कि माओ से डुंग ने बोल दिया और सारे देश ने हर कुत्ते को पकड़ के उसके नसबंदी, टीकाकरण या उसका गला घोट दिया। जो कुत्ते गली के हैं, ये हमारी जीवन का एक हिस्सा है जी। क्योंकि हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल इतना अच्छा नहीं है, तो बाहर कुछ पड़ा होता है खाने के लिए। दूसरी बात, कल्चरली हमारी जो पॉपुलेशन है, खास करके छोटे शहरों में, गाँव में, वहाँ जो कुत्ते, जो गली के कुत्ते होते हैं, वो और हमारी पॉपुलेशन आपस में इंटीग्रेटेड हैं। कई कुत्तों के नाम भी होते हैं, लोग उसकी रोटी भी खिला देते हैं। तो ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे, RWS के लेवल पे, मोहल्लों के लेवल पे, वहाँ पे कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, देखिए अगर आप उनको स्टेरिलाइज करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, तो वो बहुत कम अग्रेसिव हो जाते हैं। और उसके बाद
अगर उनको आप टीका भी लगा दें तो फिर वो इतने ज़्यादा खतरनाक भी नहीं रहते हैं। अगर भगवान ना करे कोई किसी को काट ले, क्योंकि डर होता है कुत्ते का, काटेगा तो फिर टीके लगेंगे। वैसे सच्ची बात है कि आजकल टीके, वो जो पुराने ज़माने का डर है कि 14 टीके पेट में लगेंगे इतने बड़े वाले, ऐसे नहीं होते। हम भी वो टीके लगवाते हैं क्योंकि हम बहुत कुत्ते बिल्लियों से, जानवरों से खेलते हैं, गली वालों से भी खेलते हैं, सब हमारे पालतू भी नहीं होते। तो उसके लिए एक बार जैसे प्रिकॉशन के लिए, मतलब कुछ काट भी ले तो वो 5 टीके लगते हैं, और वो बिल्कुल छोटा सा टीका होता है। मैं नहीं चाहता किसी को टीका लगे, लेकिन बहुत छोटा सा टीका होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। आपके हाथ में लगता है, बाँह में लगता है, और फिर अगर आप चाहें कि आपको हमेशा इम्यूनिटी रहे तो हर साल में एक बार उसके लिए बूस्टर डोज होती है। तो इसका डर भी हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखें, आज भी जो आज से 20 साल पहले जितने कुत्ते थे गलियों में, उससे बहुत कम है। और ख़ास करके उन एरियाज़ में जहाँ कुत्तों को स्टेरिलाइज कर दिया गया, जैसे हमारी भी कॉलोनी है दिल्ली में, आज से 6-7 साल पहले तक काफ़ी कुत्ते होते थे, कहीं कहीं एक आधा है। हम जानते हैं, मैं रात को वॉक करने जाता हूँ, उनसे मेरी जान पहचान भी है, नाम भी पता है, तो और उनको भी अच्छा लगता है कोई मिला जो हमें जानता है। तो लेकिन वो कम हुए जा रहे हैं। और मैंने अपनी सारे मोहल्ले में, सारे एरिया में जो पिल्ले होते हैं, नया लिटर, वो तो बहुत सालों से नहीं देखा है। तो ये एक संभव है इसको ठीक करना। और दूसरी बात है कि लोग जो कुत्ते पालते हैं, ये मेरे आपसे बहुत गुजारिश है सबसे, जो कुत्ते पालें तो आप कोई ब्रीडर के पास मत जाएं, क्योंकि जो कुत्ते ब्रीडिंग का सिस्टम है, ये भी बड़ा बड़ा एक क्रूअल सिस्टम होता है, इतना अच्छा नहीं होता। तो आप ब्रीडर के पास नहीं जाएं, आप जो इंडी कुत्ते हैं उनमें से कोई लें, और वो हार्डी भी होते हैं, और वो उतने ही अक्लमंद होते हैं जितने कि पेडिग्रीड कुत्ते होते हैं, और उतना ही प्यार करेंगे आपको जितना कि पेडिग्रीड कुत्ते करेंगे, और उतनी सुरक्षा भी आपकी करेंगे, अगर वो आपका एक तात्पर्य है कुत्ते रखने का। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।